स्टार्ट करते हैं अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला है, ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे के रखिए बैलेंस शीट की 31 मार्च 2019। कुछ 18 की इंफॉर्मेशन है, कुछ 19 की है। दिस इज योर प्रीवियस ईयर एंड दिस इज योर करंट ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 7 का था 9 हो गया, बड़ा है, इश्यू किया होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 की थी 3 हो गई। इट मीन्स आपका कैपिटल कम हुआ है, मतलब आपका रिडम्पशन किया होगा आपने। 1 लाख था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो 1,40,000 हो गया। 40,000 से इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं आपने शेयर्स वगैरह कुछ इश्यू किए होंगे, तब आपका एसपीआर जनरेट हुआ। 3 लाख के डिबेंचर्स थे, 4 लाख हो गए। इट मीन्स आपने और इश्यू किए हैं। यहां से अपने को प्राइमा फेसी हमको पता चल रहा है। प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर जो देखते हैं ना किसी को, तो फर्स्ट इंप्रेशन बोल सकते हो। फर्स्ट कोई चीज को देखते हो तो उससे अपने को क्या पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरिम डिविडेंड। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वाज पेड 15%। ओके, हमने 15% क्या किया, पेड वर्ड यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, तो पेमेंट किया होगा। ओके, डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस वाज पेड, कितना भैया, कितना देना है, वो 12% के हिसाब से देना है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब एक्स्ट्रा दिया होगा। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो रहा है, 5 से 2 हो गया, 5 से 2 हो गया, मतलब 2 लाख, 5 से 3 हो गया, मतलब 2 लाख का आप क्या कर रहे हो, रिडम्पशन कर रहे हो। और वो रिडम्पशन आपका 5% प्रीमियम पे कर रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट आप पेमेंट करने वाले हो। एंड यहाँ पे बोला न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड एट द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर के लास्ट डेट पे पेमेंट, मतलब आपने इशू किए हैं। अगर आपने लास्ट डेट पे इशू किए हैं तो आपको उन पे डिविडेंड और आपको उन पे इंटरेस्ट देने की बारी नहीं आती। चलिए देख लेते हैं इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। ये बना लेते हैं हम फॉर्मेट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हेडिंग लगा दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिंपल अपना फॉर्मेट होता है, दैट इज पर्टिकुलर एंड अमाउंट का, पर्टिकुलर एंड अमाउंट का होता है। चलिए आपको क्या क्या करना है, देखिए आपने क्या किया, आपने क्या किया। एडिशनल इंफॉर्मेशन से वर्किंग चालू करते हैं। इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया एट द एंड ऑफ द करंट ईयर 15%। तो सबसे पहला काम, इंटरिम डिविडेंड पेड। क्या बोला था पॉइंट नंबर 4 में कि नए जो भी शेयर्स आपने इश्यू किए हैं या डिबेंचर्स इश्यू किए हैं वो लास्ट डेट पे आपने इश्यू किए हैं, तो उन पे तो डिविडेंड देने की बारी नहीं आती। तो इंटरिम डिविडेंड जो आप पे करोगे वो 7 लाख की इक्विटी शेयर्स पे पे करोगे एंड इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे ही दिया जाता है। कितना परसेंट देना है, 15% देना है, 15% देना है। तो 7 लाख का 15% आप देखोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,05,000। 1,05,000 आपने पेमेंट किया है, तो बट ऑब्वियस वो माइनस होगा। पॉइंट नंबर 2, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वाज, मतलब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड, आपने प्रेफरेंस शेयर्स पे भी डिविडेंड पे कर दिया। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड। सर सिंपल लाइन बोली है, कितना अमाउंट दिया है वो नहीं बोला। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो 12% है ये रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड है। एंड सर 3 लाख रुपीज ले
कि 5 लाख रुपीज लें, किस पे कैलकुलेशन करनी है? तो इनका रिडम्पशन कब हो रहा है? इनका रिडम्पशन हो रहा है 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को, यानी कि ईयर एंड पर। तो इनको जो डिविडेंड मिलेगा वो पूरे पूरे साल का मिलेगा, पूरे एक साल का डिविडेंड मिलेगा। दैट इज 5 लाख पे 12% और अमाउंट आ जाएगा आपका 60,000। 60,000 ये आपका अमाउंट आया। आगे क्या आता है? आगे क्या आता है? चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। प्रीमियम ऑफ 5%, तो अपने क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और कितना अमाउंट का आपने रिडम्पशन किया है? पहले 5 लाख थे, फिर 3 लाख हो गए। इट मीन्स आपने 2 लाख डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया है और 5% प्रीमियम पे किया है, तो प्लस 5%, तो 2,10,000 अगर आपने रिडम्पशन किया है तो आपने शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दिए होंगे, तो आपने अमाउंट पे किया है उनको। एंड नेक्स्ट वन आपका आ जाता है न्यू इक्विटी शेयर्स, आपने एट द एंड ऑफ द करंट ईयर किया, तो ये कुछ काम का एज सच नहीं आता। इक्विटी शेयर्स पे देख लेते हैं। पहले 7 लाख थे जो हो गए हैं आपके 9 लाख के, 7 लाख थे 9 लाख पे हो गए हैं। तो आपने इश्यू किए होंगे इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और 2 लाख रुपीस का आपने इश्यू किया है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका 40,000 से बढ़ रहा है, तो प्रीमियम पे आपने इश्यू किया होगा, तो प्लस 40,000 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 2,40,000 आपने इक्विटी शेयर्स इश्यू करके अर्न किया है। सर डिबेंचर्स भी तो हमने इश्यू किए हैं, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपका डिबेंचर्स पे भी तो हो सकता है। हाँ, मे बी पॉसिबल, बट इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं देके रखी है, तो ये अजम्पशन करते हैं कि इक्विटी शेयर्स को ही आपने प्रीमियम पे इश्यू किया है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो चुका है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, डिबेंचर्स 12% आपने इश्यू किए हैं, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर, 12% डिबेंचर्स हैं, 1 लाख रुपीस के आपने इश्यू किए हैं, तो अमाउंट आपके पास में आया होगा, आपके पास में अमाउंट आया होगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है? कैलकुलेशंस करनी रहती है। अब एक पॉइंट आता है सबसे बड़ा, कि यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखी, यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखी, ना यहाँ पे कुछ बोला है। बट एक चीज नोटिस करिएगा, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर को इंटरिम डिविडेंड दे दिया, प्रेफरेंस शेयर्स का पॉइंट बता दिया कि भाई इनको हम प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड दे सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम डिविडेंड दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को भी इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं। तो जो डिबेंचर्स होल्डर हैं उनका क्या भैया? उनका क्या? डिबेंचर होल्डर का क्या? तो उनको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, बट आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर सर 4 लाख पे कैलकुलेशन करे कि 3 लाख पे? तो बट ऑब्वियस जो 1 लाख आपने इशू किए हैं वो लास्ट डेट पे इशू किए हैं, तो आपको 3 लाख रुपीस पे ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, दैट इज 12% के हिसाब से 36,000 आपने पेमेंट किया होगा, 36,000 के हिसाब से आपने पेमेंट किया होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो क्वेश्चन में नहीं था, बट आपको ध्यान रखना है। तो अब इसकी कैलकुलेशन करें और बताएं कि ये आपका कैश फ्लो है कि कैश जनरेटेड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है या फिर कैश यूज्ड है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है या कैश यूज्ड आ रहा है?
तो यहाँ पे आ रहा है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ये फिगर आपका आएगा -71,000। तो इस तरीके से हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस करने होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बट यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आता है कि सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड हमने सुना है, ये इंटरिम डिविडेंड क्या है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा प्रवचन सुन लो। क्या है, कंपनी जो भी डिविडेंड देती है, कंपनी जो भी डिविडेंड देती है वो दो टाइप के होते हैं। ये हायर स्टडीज में आती है चीज, बट क्वेश्चन आया है तो हम बता देते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। जैसा कि आपके एग्जाम्स होते हैं ना, एक होती है हाफ ईयरली और एक होती है एनुअल एग्जाम, उसी तरीके से यहाँ पे होता है इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का जो पावर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में होता है कि कितना वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। एंड फाइनल डिविडेंड जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रेट को रिकमेंड करते हैं, किसको, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। एंड शेयर होल्डर जो हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग साल में जो एक बार होगी, सारे शेयर होल्डर्स बैठेंगे एंड वहां पे इस डिविडेंड को फाइनल किया जाता है। इट मींस जो फाइनल डिविडेंड होगा वो शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग्स में क्या देंगे, फाइनल करेंगे रेट को। ये इन्होंने रिकमेंडेशन दिया सर 10% दे दो, शेयर होल्डर को 10% दे दो। शेयर होल्डर कैन रिड्यूस दिस परसेंटेज बट इंक्रीज नहीं कर सकते। रिड्यूस करना है चल जाएगा, रिड्यूस करना 9% 8% वो उनके पास में पावर है, देना चाहते नहीं देना चाहते वो उनका डिसीजन होता है। तो फाइनल डिविडेंड एट द टाइम ऑफ एजीएम, इन द एजीएम जब भी होगी। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से देते हैं। तो अगर मैं इंटरिम डिविडेंड को शॉर्ट में बोलूं तो ये सपोज कि आपकी एजीएम थी, एजीएम नंबर 1 एंड एजीएम नंबर 2, यानी कि नेक्स्ट ईयर में आपने दूसरी एजीएम की। तो अगर यहां पे आपने फाइनल डिविडेंड दिया, यहां पे भी आपने फाइनल डिविडेंड दिया, ठीक है। तो दो फाइनल डिविडेंड के बीच में, या दो एजीएम के बीच में अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जब फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस करते हैं, वहां पे रिपोर्ट देते हैं, वहां पे डिस्क्लोज किया जाएगा कि इंटरिम डिविडेंड इस ईयर में हमने इतना दिया है। चलिए ये तो हो गई आउट ऑफ द सिलेबस बात, बट फिर भी समझाना जरूरी था। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। रीजन क्या है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों की इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको कैश फ्लो पूछा है। चलिए, फर्नीचर इन्वेस्टिंग है भैया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन्वेस्टिंग है, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग है, लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, 4000 कोस्टिंग का फर्नीचर वो सोल्ड एट ए गेन ऑफ ₹3000, फायदे पे बेच दिया। कितने में बेचा वो नहीं बोला, बट ये बोला कि इतने के फायदे पे बेचा है, तो कितने रुपए मिले उससे मतलब होता है हमको कैश फ्लो के अंदर। एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग ₹5000। चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं किस चीज का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो अगर हम बात करें फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट अपना वही सिंपल बनने वाला है। चलिए यहां पे क्या लिखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड यहां पे अंदर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर जगह कितनी छोड़नी है? डिपेंड ऑन क्वेश्चन, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। शरद सर कुछ नहीं बता सकते उस पे कि कितनी जगह छोड़नी है। क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन की क्या काबिलियत है, उसके बेसिस पे आप खुद जजमेंट लगाएं कि कितनी जगह छोड़नी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। आपको इंफॉर्मेशंस दी है फर्नीचर की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट दिया है, ओके, एंड शेयर कैपिटल दिया है। तो शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है। 1 लाख रुपीस का ओपनिंग था और क्लोजिंग हो गया 1,40,000 का। इट मींस आपने शेयर्स को इश्यू किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो यहां पे लिख देंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर या शेयर्स, ठीक है। तो अमाउंट आ जाएगा 40,000, इश्यू किए हैं तो पैसे मिले होंगे, दैट इज इनफ्लो होगा। लोन फ्रॉम बैंक 25 था, 15 हो गया। 25,000 था जो 15 हो गया, इट मींस आपने रीपेमेंट किया होगा, तो यहां पे लिख देंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। अमाउंट आ जाएगा 10,000, अमाउंट आ जाएगा 10,000 और आउटफ्लो है इसके लिए माइनस लिखा। अब छोटा सा अपना काम बाकी रहा, दैट इज फर्नीचर का अकाउंट बना लेते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं। ये अपना हो गया फर्नीचर का अकाउंट। और एक आपका बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, दैट इज हेडिंग लगा लेते फर्नीचर अकाउंट एंड ये आ जाएगा अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आपको देके रखे हैं, तो बट ऑब्वियस ओपनिंग बैलेंस आपको डेबिट साइड में लिखना है, बैलेंस ब्रोट डाउन। कंफ्यूज ना हो आपके बैलेंसेस लिखने में, कभी भी गलती ना करें, अगर उल्टा बैलेंस लिखा तो स्टेटमेंट पूरा ही उल्टा बन जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देंगे हम क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन 28,000, 28,000। नेक्स्ट क्या आ जाता है? चलिए नेक्स्ट क्या बोला कि ओपनिंग बैलेंसेस आपको देके रखे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, जिसकी वैल्यू है आपकी 6,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपको देके रखा है बैलेंस कैरिड डाउन और उसकी वैल्यू देके रखी है 9,000। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? और क्या इंफॉर्मेशन दी है? और दी है कि ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग ₹4,000 सोल्ड एट ए गेन ऑफ ₹3,000। आपको फायदा हुआ है और ड्यूरिंग द ईयर आपने फर्नीचर कितने का डेप्रिसिएशन लगाया? फर्नीचर पे 5,000 का। तो जितना डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लगाया वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट हो जाएगा 5,000 का। यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा, यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपका क्या बोलेगा? वो डिफरेंस आपका क्या बोलेगा कि वो डिफरेंस आपका बोल रहा है कि 2,000 रुपए का आपने जो फर्नीचर बेचा है, जो फर्नीचर आपने बेचा है उस पे आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उस पे आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो यहां पे लिख देंगे टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि आप उस फर्नीचर को सेल कर रहे हो तो उसके अकाउंट में उससे रिलेटेड जितना डेप्रिसिएशन है वो आप वहां पे चार्ज कर दोगे। फिर क्या बात आती है? उसकी रिस्पेक्टिव पोस्टिंग करनी है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रेस्पेक्टिव अमाउंट आप ट्रांसफर कर दोगे। अब बात आती है,
अब बात आती है कि आपने कितने के प्रॉफिट पे सेल किया। तो प्रॉफिट आपको डेबिट साइड में लिखना है एसेट पे, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का प्रॉफिट हुआ था? 3000 का प्रॉफिट हुआ था। 3000 का प्रॉफिट हुआ था। 3000 का प्रॉफिट हुआ था। तो सर क्या डायरेक्टली डिफरेंस लिख दें? नहीं, ये गलती ना करें। आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और उन इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। चलिए, कॉस्टिंग कितनी थी फर्नीचर की? कॉस्टिंग थी फर्नीचर की 4000। आज तक जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उस पार्ट से रिलेटेड जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, दैट इज 2000, वो आपने माइनस कर दिया। तो WDV दैट इज बुक वैल्यू कितनी आई? बुक वैल्यू आई 2000। बुक वैल्यू आई 2000 एंड आपने प्रॉफिट कितना अर्न किया? प्रॉफिट आपने 3000 अर्न किया। तो सेल वैल्यू कितनी आई? सेल वैल्यू कितनी आई? सेल वैल्यू आई है 5000 की। सेल वैल्यू आई है 5000 की। तो ये जो सेल वैल्यू है वो आपको यहां पे लिखनी है बाय बैंक और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल वैल्यू 5000। और ये जो 5000 है ये ही आपको लिखना है कहां पे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये ही आपको लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ओके। एंड अब जो डिफरेंस आ रहा है, अब जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आपको कुछ बताएगा। यहां पे अगर टोटल लगाते हैं तो इसकी टोटल आ रही है 35,000 एंड यहां पे टोटल आ रही है इसकी 23,000। तो जो डिफरेंस आ रहा है, जो आपका डिफरेंस आ रहा है दैट इज 12,000, वो डिफरेंस आपका हो जाएगा टू बैंक। और ये जो अमाउंट है वो आपने फर्नीचर परचेज किया है। कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देके रखी थी, फिर भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा फिगर कितना है। फिगर कितना है? चलिए, 12,000 रुपीज का आपने फर्नीचर परचेज किया है और 5,000 का फर्नीचर आपने सेल किया है। चलिए, कहां पे लिखना है फर्नीचर परचेज किया और सेल किया वो फिगर? वो हमको लिखना है कहां पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, दैट इज सेल ऑफ फर्नीचर एंड परचेज ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर एंड परचेज ऑफ फर्नीचर। 12,000 का परचेज किया, नेगेटिव। 5,000 का सेल किया, पॉजिटिव। अब क्या करेंगे? अब टोटल लगाइए और आपको वैल्यूज पता चल जाएगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी टोटल आ रही है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 7,000 आपका नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे 7,000 आपका नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे आपका 30,000 पॉजिटिव आ रहा है। तो ये तो हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ये हो जाएगा आपका दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन होगी।